तो ड्रामा की स्टार्टिंग में ही हमें फीमेल लीड दोही को दिखाया जाता है जो एक सुनसान रास्ते पर किसी से अपनी जान बचाते हुए भाग रही थी। वो अपने वॉइस ओवर से बताती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता है कि इस दुनिया में कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन। तभी उसकी नजर सामने से आ रहे उस आदमी पर जाती है जिसे देखकर वो सोचती है कि ये जो आदमी मेरी तरफ आ रहा है ये मेरा दोस्त है या फिर कोई शैतान। दोही के पास अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे उस आदमी की तरफ जाने लगती है। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें 200 साल पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर एक टेंट से बने चर्च के अंदर सभी लोग गॉड से प्रेयर कर रहे होते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। और चर्च के फादर उन सभी लोगों को डेमन के बारे में बता रहे होते हैं कि डेमन अक्सर लोगों को गुमराह करने के लिए उन्हें लालच देते हैं और उन्हें अपनी बातों में फंसा लेते हैं। तभी वहाँ पर हम एक मास्क पहने आदमी को देखते हैं जो उस पॉट के अंदर अपना हाथ डालकर अपनी पावर से उसके अंदर फ्लावर्स बना देता है और उसमें से एक फ्लावर लेके इनकी तरफ आने लगता है। अचानक वहाँ की सभी कैंडल्स अपने आप बुझ जाती है और उन सभी लोगों की नजर उस मास्क पहने आदमी पर जाती है जिसे देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि डेमन आ गया, डेमन आ गया, और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद वो मास्क पहना आदमी अपना मास्क हटाकर अपना फेस रिवील करता है। तब हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन लीड गुवान है जो पाताल लोक से आया एक डीमन है। वो अपने वॉइस ओवर से बताता है कि इंसान के केवल 3 दुश्मन होते हैं, पहला उनकी बुरी आदतें, दूसरा खाना और तीसरा शैतान। फिर गुवान समंदर किनारे एक आदमी के पास जाता है जो काफी देर से मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन अभी तक उसके हाथ एक भी मछलियां नहीं लगी है। गुवान उस आदमी से पूछता है कि लगता है तुम काफी दिनों से भूखे हो, जिस पर वो आदमी गुवान से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ भूखा हूँ, खुद मैजिस्ट्रियन मेरी मदद नहीं कर पाया, अब तुम क्या मेरी मदद करोगे। गुवान तो उस आदमी से कहता है कि अभी इस पानी में बहुत सारी मछलियां हैं, ध्यान से देखो तुम्हें चमकती हुई दिखाई देंगी। वो अपनी चुटकी बजाता है और उसके चुटकी बजाते ही उस तालाब के अंदर बहुत सारी मछलियां दिखाई देने लगती है और एक बड़ी सी मछली उस तालाब में से निकलकर उस आदमी के हाथ में आ जाती है। वो आदमी तो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और गुवान से कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, तुम जरूर कोई गोबलिन हो। गुवान उससे कहता है कि क्या कहा तुमने? मैं क्या तुम्हें कोई 2 कौड़ी का दानव लगता हूँ? जिस पर वो आदमी गुवान से पूछता है कि फिर तुम हो कौन? गुवान उसे बताता है कि मैं हूँ पाताल लोक का डीमन, तुम इंसान मुझे प्यार से नर्क का शैतान भी कह सकते हो। तभी गुवान एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल लेता है और उस आदमी से कहता है कि ये सब तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगा, तुम्हें इसके लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। फिर वो आदमी गुवान से पूछता है कि फिर 10 साल बाद क्या होगा? जिस पर गुवान उसे बताता है कि 10 साल बाद तुम मर जाओगे और तुम्हारी आत्मा वहीं चली जाएगी जहाँ से मैं आया हूँ, यानी नर्क में। वो आदमी तो गुवान से कहता है कि यहाँ पर तो मेरी जिंदगी नर्क से भी ज्यादा खराब है, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें वापस करंट टाइम यानी 2023 में हमारी फीमेल लीड दोदोही को दिखाया जाता है जो कोरिया सीईओ अवार्ड सेरेमनी में आई होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो दोदोही को लाइन मारने की कोशिश कर रहा होता है। वो दोदोही से कहता है कि क्या तुम इस कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करती हो? वो अपना कार्ड निकाल कर दोदोही को देता है और उससे कहता है कि तुमने हान मियोंग इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी के बारे में तो सुना ही होगा। वैसे तो हजारों लोग मेरी राय लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करवाऊंगा। वो आदमी तो सीधा दोदोही से उसका फोन नंबर ही मांगने लगता है। उधर स्टेज पर 2023 कोरिया सीईओ अवार्ड के लिए दोदोही का नाम लिया जाता है। ये देखकर तो वो आदमी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी दोदोही उसका फोन लेकर अपने सेक्रेटरी का नंबर उसे दे देती है और उससे कहती है कि लगता है इतनी कम सैलरी में ड्रिंक्स और क्रेडिट कार्ड का बिल भरते भरते आपके बाल सफेद हो गए हैं। ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगा। इसके बाद दोदोही स्टेज पर जा रही होती है, तब हमें पता चलता है कि वो मिराई एंड F&B कंपनी की सीईओ है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। दोदोही अपनी सेक्रेटरी से कह रही होती है कि किसी ने ये झूठी अफवाह फैला दी है कि हमारे जूस के अंदर फ्रक्टोज की जगह एडेड शुगर है, भला इतनी गंदी हरकत कर कौन सकता है। सेक्रेटरी उससे कहती है कि ये काम जरूर किसी अपने ने किया होगा, मैं शाम तक उसे जरूर ढूंढ के ले आऊंगी। तभी चेयरवुमन मिस जूसा दोही को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम अभी कहाँ पर हो। दोही उन्हें बताती है कि मैं बस यहाँ से निकल ही रही थी, वैसे आपका चेकअप कैसा चल रहा है? मिस जू दोही से कहती है कि मेरा चेकअप तो अभी स्टार्ट ही होने वाला है, लेकिन तुम पहले ये बताओ तुम अभी तक ब्लाइंड डेट पर क्यों नहीं गई? दोही तो उनसे कहती है कि आज मुझे बहुत ज्यादा काम है, मैं कल चली जाऊंगी। इधर से मिस जू उससे कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं भी अपना चेकअप कभी और करा लूंगी। ये सुनकर दोही ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद हमें एक फ्लोर दिखाया जाता है जहाँ पर हर जगह बस घड़ियां ही लगी हुई थी और गुवान भी वहाँ से आ रहा था। तभी अचानक 12 बजते ही वहाँ का टाइम अपने आप रुक जाता है। उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर हम एक माफिया बॉस को देखते हैं जो अपने पलटनों के साथ बैठा हुआ था। तभी गुवान वहाँ पर अपना वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाता है जिस पर 10 साल पहले उस आदमी ने साइन किया था। गुवान उससे कहता है
है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आज तुम्हारा आखिरी दिन है, लेकिन वो आदमी तो गुआन के ऊपर हमला करने लगता है और उससे कहता है कि मुझे तेरे इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अभी और जीना चाहता हूँ। तभी अचानक उस आदमी के दिल में बहुत दर्द होने लगता है और गुआन उसे बताता है कि तुम्हारी मौत हार्ट अटैक से होगी। जिसके बाद गुआन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन माफिया बॉस के एक आदमी ने उसे देख लिया था। जिसके बाद हम दोदोही को देखते हैं, वो ब्लाइंड डेट के लिए उस रेस्टोरेंट में आ जाती है, लेकिन वहाँ का मैनेजर उसे बताता है कि यहाँ पर कोई सीट खाली नहीं है, किसी ने यहाँ की सारी सीटें बुक कर ली है। वेल, आज दोदोही का बर्थडे था, इसीलिए उसे लगता है कि उस आदमी ने मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया होगा। जिसके बाद दोदोही मैनेजर से कहती है कि मैं उस आदमी की गेस्ट हूँ। वेल, दोही उस आदमी की तरफ जाने लगती है और उसे अखबार पढ़ता देख सोचती है कि ये कितना ड्रामेबाज है, ये मुझे जोसा के टाइप का ही लगता है। दोही उसके सामने जाकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि लोग आज भी अखबार पढ़ते हैं, हम क्या कहीं प्लेन में बैठे हैं या तुम बस दिखावा कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, मेरा काम ही मेरी जिंदगी है और मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेल, अखबार हटाते ही हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि गुआन था। वो इतना क्यूट और हैंडसम लग रहा था कि दोही तो उसे बस देखती ही रह जाती है। गुआन तो सुनकर थोड़ा इरिटेट हो जाता है। वो उससे कहता है कि तुम अपनी जिंदगी काम में बिताओ या आराम में, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, और तुम्हें पर्सनल बातें बताने का इतना ही शौक है तो एक काम करो, मुझे अपना ATM पिन नंबर बता दो। दोही तो ये सुनकर बहुत हंसने लगती है और उससे कहती है कि क्या हम पहले कहीं मिले हैं या हम पहले कहीं डेट पर गए हैं या तुम मेरे स्कूल के कोई बचपन के दोस्त हो? गुआन उससे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर दोही उससे गुस्से में पूछती है कि फिर ऐसी बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जैसे हमारी पुरानी पहचान हो। गुआन तो उसे और गुस्सा दिलाने के लिए उससे कहता है कि मेरी नजर में सारे इंसान मामूली ही है। दोही उसे घूरते हुए अपने मन में सोचती है कि ये थोड़ा सा पागल लगता है लेकिन हैंडसम भी है। जिसके बाद वो तो वहाँ से जाने ही लगती है। तभी चेयरमैन जोसा उसे मैसेज करती है और उससे कहती है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है तुम्हारी डेटिंग भी वहाँ पर एकदम ठीक चल रही होगी। अगर तुमने वहाँ से भागने की कोशिश करी तो मैं अपना ट्रीटमेंट बीच में ही रोक दूंगी। वेल, अब वापस जाने के अलावा दोही के पास और कोई रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वो अपने फोन में 30 मिनट का टाइमर लगा के दोबारा गुआन के पास चली जाती है। गुआन उसकी ऐसी हरकतें देखकर बहुत इरिटेट हो रहा था। वह उससे कहता है कि मैंने शांति से खाना खाने के लिए ये पूरा रेस्टोरेंट बुक करा है, अगर तुम खाना खाने की जगह ढूंढ रही हो तो यहाँ पर आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट है, तुम वहाँ पर भी जा सकती हो। दोही गुस्से में उससे कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही पता है तो तुम ही वहाँ क्यों नहीं चले जाते? गुआन उसे घूरता हुआ अपने मन में सोचता है कि कौन है ये पागल औरत। वेल, दूसरी तरफ हम दोही के असली ब्लाइंड डेट को देखते हैं, जो दरअसल किसी और रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। दोही तो गलती से गुआन के पास चली गई है और उसे लग रहा है कि मैडम जोसा ने इसे ही ब्लाइंड डेट के लिए चुना है। इधर हम दोही के असली ब्लाइंड डेट को देखते हैं, वो उसकी प्रोफाइल पढ़ रहा होता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि जब दोही 11 साल की थी तो उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और तब मिस जोसा ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। इधर हम वापस दोही और गुआन को देखते हैं। दोही उससे कहती है चलो कोई बहाना सोचते हैं, कह दो तुम मेरी खूबसूरती बर्दाश्त नहीं कर पाए। गुआन को तो सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह उससे कहता है कि तुम ये जोर जबरदस्ती क्यों कर रही हो? जिस पर दोही उससे कहती है कि मुझे ये करने का कोई शौक नहीं है, यह ऑर्डर तो ऊपर से आया है, ऊपर से ऑर्डर आया है। ये सुनकर गुआन तो थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि दोही को ऊपर वाले ने भेजा है मेरे से सेटिंग करने के लिए। उसे लगता है कि दोही को गॉड ने भेजा है। गुआन तो घबराता हुआ उससे पूछता है कि आखिर आप है कौन, आपका नाम क्या है? जिस पर दोही उससे कहती है कि यहाँ ब्लाइंड डेट पर एक दूसरे को जानना जरूरी है। वो अपना कार्ड निकाल कर उसे दे देती है। जिसके बाद दोही उससे उसका कार्ड मांगती है, लेकिन गुआन उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी तरह अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को बताने का शौक नहीं है। वेल, गुआन उससे दोबारा पूछता है कि क्या ऑर्डर आया है ऊपर से। ये सुनकर दोही को तो थोड़ा अजीब लगता है। वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता है हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? दोही उसे समझाती है कि हम यहाँ पर शादी से पहले ब्लाइंड डेट के लिए आए हैं। जिस पर गुआन उससे कहता है कि अच्छा, ईश्वर ने मुझे यहाँ तुम्हारा ब्लाइंड डेट बनाकर भेजा है। दोही को तो सुनकर बहुत ज्यादा हंसी आ जाती है। वह उससे कहती है कि अरे नहीं, उन्हें ईश्वर कहना कुछ ज्यादा हो जाएगा, वैसे मिस ऑलमाइटी जोसू और तुम्हारी जोड़ी एकदम बढ़िया रहेगी। खैर, अब गुआन को समझ आता है। वह उससे कहता है कि अच्छा, यानी तुम जिस ऊपर वाले की बात कर रही हो वो मिस जोसू है। जिसके बाद तो गुआन वहाँ पर पागलों की तरह हंसने लगता है। जिस पर दोही उससे कहती है कि लगता है तुम्हें कोई शौक लगा है। गुआन उससे कहता है कि तुम प्यारी लड़की हो जिसकी वजह से आज मैं इतना नर्वस हुआ हूँ। वेल, तभी वहाँ पर हम उस माफिया बॉस के आदमी को देखते हैं। उसने गुआन को आते हुए देख लिया था। इधर दोही गुआन से कहती है कि तुम्हारा टाइम ओवर हो गया और वो वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ से वो वेटर गुआन का केक लेके उसके पास आ रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से वो माफिया बॉस का आदमी उस केक को हवा में फेंक देता है। अब वो केक दोही के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर गुआन आ जाता है, जो एक हाथ से दोही को और दूसरे हाथ से केक को बचा लेता है। वेल, दोही तो
बस गोवान को देखे ही जा रही थी और अपने मन में सोच रही थी कि सख्त है पर नरम दिल भी, सीधा है पर बदमाश भी, एक तरह से बहुत सेक्सी है। गोवान तो उससे कहता है कि शुक्र है तुम ठीक हो। ये सुनकर तो दो ही बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो टॉयलेट का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद दो ही वॉशरूम के अंदर चली जाती है और वहाँ जाके सोचने लगती है कि शायद वो इतना भी बुरा नहीं है और उसने वो केक शायद मेरे बर्थडे के लिए मंगाया होगा। ये सोचकर तो वो बहुत ज्यादा स्माइल करने लगती है और बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है। इधर हम गोवान को देखते हैं, दरअसल उसने दो ही से नहीं बल्कि अपने केक से कहा था कि शुक्र है तुम ठीक हो। वो स्माइल करते हुए केक कट करने लगता है और जैसे ही अपना पहला बाइट लेता है वहाँ पर वो माफिया बॉस का आदमी आ जाता है जो उससे कहता है कि कमीने तू है कौन, तूने हमारे बॉस के साथ क्या किया। जिस पर गोवान तो उससे कहता है कि देख अभी मैं बिल्कुल भी लड़ने के मूड में नहीं हूँ, मैंने इस केक के लिए पता है पिछले 2 महीने से कितना इंतजार किया है। लेकिन वो माफिया बॉस का आदमी तो गोवान का पूरा केक खराब कर देता है। ये देखकर गोवान को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उधर वॉशरूम में हम दो ही को देखते हैं, वो मिरर में अपना मुंह देखते हुए कहती है कि वो ऐसे कैसे मेरे साथ फ्लर्ट कर सकता है, उसने मुझे कोई इशारा भी नहीं किया। तभी उसे याद आता है कि उस टाइम गोवान ने जब मुझे बचाया था तो उसने कहा था कि शुक्र है तुम ठीक हो। ये सोचकर तो दो ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो मुस्कुराने भी लगती है। तभी वो देखती है कि उसका चेहरा तो बहुत ब्लश कर रहा होता है। वो पागलों की तरह हंसते हुए कहती है कि आखिरकार मेरा जादू उस पर चली गया। दूसरी तरफ हम गोवान को देखते हैं, केक ना खा पाने की वजह से वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो माफिया बॉस के आदमी से कहता है कि कचरे को 2 तरीके से फेंका जाता है, अब ये बताओ तुम्हें किस तरीके से फेंका जाए, कंपोस्ट करके या रिसाइकिल करके। माफिया बॉस का आदमी तो गोवान से कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तुझे समझ नहीं आ रहा क्या, और ये बता तूने मेरे बॉस के साथ क्या किया। वेल गोवान तो वो न्यूज़पेपर उठा लेता है और एक एक करके उन सभी गुंडों को उस अखबार के अंदर कैद कर देता है। ये देखकर तो उस माफिया बॉस के आदमी की फटके 4 हो जाती है और वह गोवान से माफी मांगने लगता है, लेकिन गोवान तो बहुत गुस्से में होता है, वो उसको भी उस अखबार के अंदर बंद कर देता है। जिसके बाद हम दो ही को देखते हैं, वो तो वॉशरूम से मेकअप करके दोबारा गोवान के पास आ जाती है, लेकिन गोवान तो उससे कहता है कि पार्टी तो खत्म हो चुकी है, तुम क्या करने आई हो। दो ही उससे कहती है कि अकेले ही पार्टी कर ली। जिस पर गोवान उससे कहता है कि जब अकेले खा सकते हैं तो पार्टी क्यों नहीं कर सकते। लेकिन दोही तो उससे दोबारा कहती है कि लेकिन तुमने मेरा बर्थडे केक अकेले ही खा लिया। गोवान तो उससे कहता है कि तुम्हारा बर्थडे केक, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, अब तुम जाओ यहाँ से। ये सुनकर तो दो ही को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गोवान से कहती है कि उम्मीद है तुम्हारा दिन इससे भी बुरा जाए। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और वो जाते जाते गोवान से कहती है कि अगर मैं कहीं तुम्हें दोबारा दिखी तो मुझे पहचानने से इनकार कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हें मेरा एक्स बॉयफ्रेंड समझे। गोवान तो उसे देखता ही रह जाता है। जिसके बाद वो उस अखबार को लेकर वॉशरूम में चला जाता है जिसके अंदर उसने उन सभी गुंडों को कैद कर रखा था। वो उन सभी गुंडों को एक छोटे से वॉशरूम के अंदर निकाल देता है और वहाँ से चला जाता है। वेल जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम चेयरमैन ऑलमाइटी जो च्योन सूक को देखते हैं। दो ही अपने वॉइस ओवर से बताती है कि आज मेरे पास जो कुछ भी है और मैं इतनी कामयाब बनी हूँ वो सिर्फ इनकी वजह से, मैं तो इन्हें प्यार से मिस जूसो बुलाती हूँ। जिसके बाद हम चेयरमैन जूसुक को देखते हैं, आज उनका बर्थडे है इसीलिए उनकी पूरी फैमिली आज यहाँ पर आने वाली है। जहाँ पर हम सबसे पहले नो सियोक मीन को देखते हैं। दो ही अपने वॉइस ओवर से बताती है कि यह चेयरमैन का सबसे बड़ा बेटा और एक बदनसीब राजकुमार जो हमेशा अपनी माँ का असिस्टेंट बन के ही रहेगा। जिसके बाद हम किम सेरा को देखते हैं। दो ही बताती है कि यह है चेयरमैन की बहू जो सबकी आंखों का तारा बनने की कोशिश करती है, लेकिन इससे होने कुछ नहीं वाला। और ये है चेयरमैन के बड़े बेटे का इकलौता बेटा नो दियोंग जिसने सीख लिया है कि चेयरमैन से दूर रहने में ही भलाई है। और लास्ट वन ये है चेयरमैन की बेटी नो सुना जो 1 नंबर की चुड़ैल है। और ये है चेयरमैन का भतीजा जू सियो खून। वेल चेयरमैन की फैमिली की कंडीशन और उनकी हरकतें देखकर हमें लगता है कि वो लोग एक दूसरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं और बस एक दूसरे के दुश्मन है। वो लोग बस चेयरमैन के पास इसीलिए रहते हैं ताकि चेयरमैन के मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी और उनकी सारी कंपनियां इनके नाम हो सके। लेकिन वो लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि दो ही जब 11 साल की थी तो चेयरमैन ने उन्हें एक अनाथ आश्रम में से अडॉप्ट कर लिया था। और दो ही बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और होशियार भी है और चेयरमैन उनसे सबसे ज्यादा प्यार भी करती है, इसीलिए उनके मरने के बाद अगला चेयरमैन दो ही बनेगी। इसीलिए चेयरमैन की पूरी फैमिली में से दो ही को कोई भी पसंद नहीं करता है। वेल चेयरमैन की बर्थडे पार्टी समाप्त होती है और दो ही अपने कार से ऑफिस की तरफ जाने लगती है। तभी उसे कोई कॉल करता है और उससे पूछता है कि आप CEO दो ही बोल रही है। दो ही उससे कहती है कि हाँ क्या काम है बताइए। वो आदमी दो ही से कहता है कि मैं मिराई ग्रुप के फाइनेंशियल टीम का चीफ चादे जून बोल रहा हूँ। मैंने आपसे एक जरूरी बात करने के लिए फोन लगाया है, लेकिन मैं आपको सब कुछ फोन पर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बस इतना बता सकता हूँ कि मेरे पास अभी एक ऐसा हुक्म का इक्का है जिसकी मदद से आप मिराई ग्रुप की अगली चेयरवुमन बन सकती है। दो ही तो उस आदमी से कहती है कि लेकिन आपको मेरा नंबर कैसे मिला। जिस पर वो आदमी दो ही से कहता है कि आप बस अपने फायदे की बात कीजिए। जिसके
बाद वो फोन कट कर देता है और इधर दो ही को तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा होता है। वो सेक्रेटरी से कहती है कि ये सब लोग मुझे अपने गंदे प्लान में घसीटने में क्यों लगे हैं। खैर तभी चेयरमैन जो सुख दो ही को मैसेज करती है और उससे कहती है कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, ना जाने मैं तुम्हें आखिरी बार भी देख पाऊंगी या नहीं। अब ये सुनकर तो दो ही बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो सेक्रेटरी को जल्दी से कार हॉस्पिटल की तरफ लेने के लिए कहती है। जिसके बाद तो दो ही रोते रोते हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है, जहाँ पर वो चेयरमैन की ऐसी हालत देखकर तो और ज्यादा रोने लगती है। अभी अचानक चेयरमैन तो अपनी आंखें खोल लेती है और च्युइंगम चबाते हुए दो ही से कहती है तुम रो क्यों रही हो। ये देखकर तो दो ही को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी चेयरमैन उससे कहती है कि इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। दो ही तो गुस्से में उनसे कहती है कि लेकिन ऐसा मजाक कौन करता है, पता है आपको मैं कितना डर गई थी। चेयरमैन तो उससे कहती है लेकिन इसमें डरने की क्या बात है, अब तो मेरी उम्र हो गई है, मेरे साथ कभी भी ऐसा कुछ भी हो सकता है। मेरी तो मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश बस यही है कि मैं तुम्हारी शादी देख के जाऊँ। वेल दो ही तो समझ जाती है कि उन्होंने बस ये सब मेरी शादी करवाने के लिए किया है। खैर चेयरमैन तो दो ही को सॉरी बोलकर उसके लिए एक केक निकालती है और उसे कट करने के लिए कहती है क्योंकि आज तो दो ही का बर्थडे था। लेकिन दो ही तो उनसे कहती है कि लेकिन मुझे इस मनुष्य डे को मनाने का कोई भी शौक नहीं है। वेल चेयरमैन तो उनसे पूछती है कि ये सब छोड़ो, ये बताओ कि वो लड़का कैसा था। दो ही कहती है एकदम बेकार। जिस पर चेयरमैन उससे कहती है कि बस करो, अब तुम भी मेरी तरह बस लड़कों का रंग रूप देखकर उसे रिजेक्ट मत करो। दो ही तो उनसे कहती है क्या मतलब, रंग रूप के अलावा उसमें था ही क्या। चेयरमैन को तो थोड़ा शक होता है, इसीलिए वो अपने फोन में उस आदमी की फोटो निकाल कर दो ही को दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या ये वही आदमी है जिसे तुम ब्लाइंड डेट पर मिली थी। दो ही तो उनसे कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं जिस लड़के से मिलने गई थी वो तो ये लड़का है। तभी वहाँ पर दो ही की सेक्रेटरी आ जाती है जो दो ही को बताती है कि गलती से डेटिंग एजेंसी ने आपको गलत रेस्टोरेंट का एड्रेस दे दिया था। यह सुनकर तो दो ही को चक्कर आने लगते हैं और वो सोचती है कि यानी मैं गलती से गोवान के पास चली गई थी। ओ शिट, ये मैंने क्या कर दिया। दूसरी तरफ हम गोवान को देखते हैं, वो अपनी कंपनी के ऑडिटोरियम में बैठ के शो देख रहा होता है। तभी सेक्रेटरी उसे कॉल करती है और उससे पूछती है कि आप डायरेक्टर गोवान बोल रहे हैं। जिस पर गोवान कहता है जी बोलो। सेक्रेटरी उससे कहती है कि मैं मिराई एंड एफएन ग्रुप की सीईओ दो ही की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। जिस पर गोवान तो उससे कहता है कि फिर आगे बको। ये सुनकर तो सेक्रेटरी और बाकी लोगों को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए उससे कहती है कि आई एम सो सॉरी सर, आज आपको हमारी वजह से लंच करने में दिक्कत हुई। आप चाहे तो हम उसको जुर्माना भरने के लिए भी तैयार है। लेकिन गोवान तो उससे कहता है कि कोई जरूरत नहीं है और वो फोन काट देता है। इधर दो ही कहती है ये तो सबसे बदतमीजी से ही बात करता है। वेल जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम उस आदमी को देखते हैं जिसने उस टाइम दो ही को कॉल करके बताया था कि मेरे पास एक ऐसा हुक्म का इक्का है जिसकी मदद से आप मिराई ग्रुप की अगली चेयरवुमैन बन सकती हैं। वो तो ऑफिस के बेसमेंट में दो ही के कॉल का वेट कर रहा होता है और मिरर में देख के कहता है कि दो ही तुम्हें क्या लगता है इस फैसले से खाली तुम्हारा फायदा होगा। लेकिन काफी देर तक वेट करने के बाद भी दो ही उसे कॉल नहीं करती है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो उसे पकड़ लेता है और उसे वहीं पर जान से मार देता है। दूसरी तरफ हम दो ही को देखते हैं, वो समंदर किनारे एक बीच पर बैठी होती है और काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि आज उसका बर्थडे है, लेकिन उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आज उसकी फैमिली उसके साथ नहीं है। जिसके बाद हम गोवान को देखते हैं, वो तो क्लॉक टावर के ऊपर बैठकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि वो एक डीमन है और उसका काम है लोगों से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर 10 साल बाद उनकी आत्माओं को नरक में ले जाना। इधर हम दो ही को देखते हैं, उसे तो बीच पर बैठे बैठे रात हो जाती है और जब वो टाइम देखती है तो 12:06 हो रहे थे। ये देखकर वो बोलती है कि चलो शुक्र है कम से कम ये मनुष्य दिन तो गया। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो दो ही से कहता है कि मैम आपने कैब बुक करी थी, मैं आपकी कैब ले आया। जिसके बाद दो ही उस कैब के अंदर बैठ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो अपने फोन में लोकेशन निकालती है तो वो कैब वाला उसे किसी और डायरेक्शन में ले जा रहा था और फोन में जो कैब ड्राइवर दिख रहा था ये वो नहीं था। वेल दो ही तो ये समझ जाती है कि वो आदमी इसे किडनैप कर रहा है और जब वो उसकी तरफ देखती है तो उसकी गर्दन पर बहुत खून लगा हुआ था। ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो आदमी तो दो ही को जंगल की तरफ ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में हम उस असली कैब ड्राइवर को देखते हैं जिसे उस आदमी ने मार दिया था। दो ही उस आदमी से पूछती है किसने भेजा है तुम्हें। वो आदमी कार रोककर दो ही से कहता है कि मैडम आपका ये सवाल ही गलत है, ये पूछो कि मुझे क्यों भेजा गया है। जिसके बाद तो वो आदमी दो ही को मारने लगता है। दो ही तो बचने की बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो आदमी तो रुमाल से उसकी सांसें रोक रहा था। जिसके बाद दो ही वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब उस आदमी को लगता है कि ये मर चुकी है, इसीलिए वो अंदर से चाकू निकालने लगता है, लेकिन दो ही तो बस बेहोश होने का नाटक कर रही थी। वो आदमी जैसे ही इसके पास आता है दो ही उसे मुक्का मारती है और गेट खोलकर वहाँ से भागने लगती है। दो ही तो बिना कुछ सोचे समझे बस आगे की तरफ आगे जा रही थी। इधर हम गोवान को देखते हैं, वो क्लॉक टावर के ऊपर खड़ा होकर बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है कि मेरा शिकार यहीं कहीं आसपास है। इधर हम दो ही को देखते हैं, वो भागते
भागते जंगलों के बीचों बीच आ जाती है, जहाँ पर चारों तरफ बस धुआं ही धुआं होता है। उसे आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वो वहीं पर रुक जाती है। वो तो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वो देखती है कि फॉग में से एक आदमी उसी की तरफ आ रहा था, और ये और कोई नहीं बल्कि गुवान था, जिसे देखकर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचने लगती है लेकिन ये यहाँ पर कैसे आया। तभी पीछे से वो आदमी भी वहाँ पर आ जाता है, इसीलिए दो ही जल्दी से भागते हुए गुवान के पास चली जाती है। गुवान तो उससे कहता है कि तुम्हें मदद चाहिए, जिस पर दो ही उससे कहती है कि हाँ प्लीज मेरी मदद करो, ये आदमी मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। गुवान उससे कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें उससे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ेगा। दो ही उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हें उसके हाथ में चाकू दिखाई नहीं दे रहा और ये कोई टाइम है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने का। जिस पर गुवान तो उससे कहता है कि इस दुनिया में कोई भी काम फ्री में नहीं होता। वेल दो ही तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान जाती है और गुवान से कहती है कि बताओ क्या है कॉन्ट्रैक्ट में। गुवान तो उससे कहता है कि चीजें तो बहुत है, लेकिन अभी टाइम नहीं है कि मैं एक करके तुम्हें वो सब समझाऊं, यहाँ चाय पीने थोड़ी बैठे हैं। ये सुनकर तो दो ही का बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है और वो गुवान से कहती है कि क्या मैं तुम्हें पागल दिखाई दे रही हूँ जो बिना कॉन्ट्रैक्ट पढ़े उस पर साइन कर दूंगी। जिसके बाद गुवान तो उससे कहता है कि ठीक है फिर मत करो। जिसके बाद वहाँ से जाने लगता है, तभी दो ही उससे कहती है कि अरे नहीं रुको मैं करती हूँ। वेल गुवान दो ही को आगे कार में जाकर बैठ जाने के लिए कहता है और वो इधर उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है। ये देखकर तो दो ही काफी ज्यादा डर जाती है और वो कार में से उतर कर नीचे ब्रिज के पास जाकर छुप जाती है। तभी गुवान उसके पास आता है और अपना हाथ उसे देते हुए उससे कहता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भूल तो नहीं गई। तभी पीछे से वो आदमी दोबारा कार लेकर बहुत तेजी में इन दोनों की तरफ आ रहा होता है। तभी गुवान अपनी पावर से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर तो काम नहीं करती है, इसीलिए वो दो ही को लेकर नीचे पूल में कूद जाता है। वेल गुवान तो समंदर के अंदर बेहोश हो जाता है, लेकिन दो ही उसे जैसे तैसे बचा लेती है। तभी हम देखते हैं कि जो टैटू गुवान के हाथ में था वो अपने आप गायब होकर दो ही के हाथ में आ जाता है। गुवान की आंखें जैसे ही खुलती है वो देखता है कि उसका टैटू उसके हाथ में नहीं था। अब बिना टैटू के तो वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसीलिए वो तो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी पीछे दो ही की आंखें भी खुल जाती है और वो गुवान के पास आकर कहती है शुक्र है हम बच गए, मुझे तो लगा मैं मर ही जाऊंगी। लेकिन इधर गुवान को तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि भला उसका वो टैटू कहाँ गया। तभी वो दो ही का हाथ पकड़ कर देखता है तो उसका वो टैटू दो ही के हाथों पर था। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, इसीलिए वो दोबारा अपनी पावर्स को यूज करने की कोशिश करता है। तब उसकी पावर्स वापस काम करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि जब तक वो दो ही का हाथ पकड़ कर रखेगा उसकी पावर्स दोबारा पहले की तरह काम करने लगेगी। वो अपने पावर्स से टाइम को वहीं पर फ्रीज कर देता है। तब दो ही काफी घबराते हुए उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर तुम हो कौन। और तभी वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, लेकिन गुवान उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। पहले जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम दोबारा उसी मोमेंट को देखते हैं जब वो टैटू गुवान के हाथों में से दो ही के हाथों पर आ गया था। तभी अचानक दो ही की आंखें खुल जाती है। दरअसल वो ये सब अपने सपने में देख रही थी। सेक्रेटरी शिन तो काफी ज्यादा डर जाती है और वो खड़ी होकर दो ही से पूछती है मैम अब ठीक है। दो ही उन्हें बताती है कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा था। वेल तभी अचानक गुवान अपना रुमाल निकाल कर दो ही का मुंह पोंछने लगता है और उससे कहता है कि शायद डर की वजह से आपको कुछ ज्यादा पसीना आ रहा है। शुक्र है आपने आंखें खोल ली, पता है आपको मैं कितना डर गया था। ये देखकर तो दो ही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वह गुवान से कहती है शायद मैं एक और बुरा सपना देख रही हूँ। गुवान तो उससे कहता है कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको कोई बुरा सपना नहीं आएगा। दो ही तो शर्माते हुए मिस शिन की तरफ देखती है। मिस शिन दो ही से कहती है कि मुझे जॉन गुवान का कॉल आया था, तब मैं आपको तुरंत हॉस्पिटल ले आई। तभी गुवान तो दोबारा से नौटंकी करते हुए दो ही से कहता है अब आपको कैसा लग रहा है, शरीर में दर्द, थकान या और कोई तकलीफ। दो ही तो अपना हाथ छुड़ाकर उससे कहती है आखिर तुम्हें यह हो क्या गया है। जिस पर गुवान तो उसे पकड़कर बेड पर लेटा देता है और उससे कहता है कि जब तक डॉक्टर इसकी इजाजत ना दे दे आप ऐसे ही आराम करते रहिए। मिस शिन ये देखकर दो ही से कहती है कि मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। मिस शिन के जाते ही दो ही उठकर गुवान से कहती है कि ये क्या नाटक है। गुवान गुस्से में अपना रुमाल फेंक कर दो ही से कहता है कैसा नाटक। जिस पर दो ही कहती है दिखा दिया ना अपना असली रंग, तुम बस मेरी फिक्र करने का नाटक कर रहे थे। गुवान उससे कहता है तुमने कहा था लोगों को लगे मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बस इज्जत दे रहा था, इसमें मैंने बुरा क्या किया। खैर जिसके बाद इन दोनों की लड़ाई शांत हो जाती है। तभी दो ही की नजर अपने हाथ पर बने उस टैटू पर जाती है, जिसे देखकर वो तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और गुवान से कहती है ये भद्दा सा टैटू मेरे हाथ पर कैसे आया। गुवान तो उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे टैटू को भद्दा कहने की। वेल दो ही तो उस टैटू के ऊपर थूक फेंक कर उसे मिटाने लग जाती है, जिसके बाद दोबारा से उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी दो ही गुवान को धक्का देकर उससे कहती है ये क्या हुआ, ये तो असली टैटू है, आखिर कल रात को ऐसा क्या हुआ था। तब उसे पिछली रात की वो सारी बातें याद आती है जब गुवान ने उसे अपनी पावर्स की मदद से बचाया था। ये सोचकर तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी
गुआन उससे कहता है शुक्र है तुम्हें सब याद है, नहीं तो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं होता। लेकिन दरअसल तो दोही को अच्छे से कुछ भी याद नहीं है। वो तो गुआन से कहती है क्या कल रात में इतने नशे में थी, क्या हमने कोई पार्टी भी करी थी, तब तुम मुझे टैटू बनवाने से रोक नहीं सकते थे। जिसके बाद तो दोही वहाँ से भागने लगती है और गुआन से कहती है मैं भी जा रही हूँ, टैटू को लेजर से हटवा दूंगी। लेकिन गुआन तो उसके सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है मेरी जान भी चली जाए लेकिन मैं तुम्हें इस टैटू को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। दोही उससे कहती है अब तुम मेरे डैड मत बनो, यह हाथ मेरा है, मैं इस टैटू के साथ कुछ भी करूँ मेरी मर्जी, तुम होते को ना मुझे रोकने वाले। लेकिन गुआन तो दोबारा से उसका वो हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है अगर तुमने इस टैटू के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये टैटू मेरा है, ना जाने अभी कैसे तुम्हारे हाथ पर आ गया है, लेकिन एक टाइम पर ये मेरे हाथ में हुआ करता था। लेकिन दोहे को तो कुछ भी समझ नहीं आता है, उसे गुआन की बातें बकवास लगती है और वो गुआन से कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, मेरा हाथ छोड़ो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गुआन उससे कहता है कुछ भी कर लो मैं तुम्हें टैटू नहीं मिटाने दूंगा। दोही उससे कहती है अगर मेरे 3 गिनने से पहले मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। 3 तक काउंट करने के बाद भी गुआन तो उसका हाथ नहीं छोड़ता है, इसलिए दोही उसे एक जोरदार थप्पड़ मारने की कोशिश करती है लेकिन गुआन तो अपनी पावर्स की मदद से उसका हाथ रोक लेता है। अब अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए वो दोही का हाथ छोड़ देता है, तभी दोही उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है जिससे तो वो वहीं पर लेट जाता है। ये देखकर तो दोही को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है और वो गुआन से कहती है क्या ये मैंने किया। इसी के साथ हमारे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब इससे आगे की स्टोरी हम इसके अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।